हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डियर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज़। और इसमें आज हम देखेंगे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का 2018-19 का AKDU का क्वेश्चन पेपर, जो कि आज हम आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा सबसे पहले आ जाता है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे जो है 10 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हमें सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीटली 20 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इन 2 मेन एस्पेक्ट्स। बेसिकली हमें 2 मेन एस्पेक्ट्स के बेस पे हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स जो है वो हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं, वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो यूकैरियोट्स जो है वो हमारे मल्टीसेल्युलर होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है सेल के बेस पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूक्लियस के बेस पे। हमारा प्रोकैरियोट्स जो होता है वो हमारा उसमें अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, मतलब उसमें जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियस जो वो हमारा डेवलप नहीं हो पाता है प्रोकैरियोट्स में। वहीं अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की तो यूकैरियोट्स का जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा कंप्लीटली डेवलप्ड होता है। तो ये हमारा जो है डिफरेंस आ जाता है हमारा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन माइक्रोबायोलॉजी। यहाँ पे हमें बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का क्या कंट्रीब्यूशन रहा माइक्रोबायोलॉजी में। तो हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने जो है सबसे पहले जो है फर्स्ट एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारी डिस्कवर करी गई थी, जिसका नाम था पेनिसिलिन। और इन्होंने पेनिसिलिन कहाँ से डिस्कवर करी थी? इन्होंने जो हमारे पेनिसिलिन को आइसोलेट करा था फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम से। तो ये जो हमारी इनकी बहुत ही बड़ी जो है कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था माइक्रोबायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ विल यू डिफाइन पास्चराइजेशन। इस क्वेश्चन में हमें जो है पास्चराइजेशन टर्म को डिफाइन करना है कि पास्चराइजेशन होती क्या है। इट इज partial sterilization that destroy pathogenic microorganisms in certain foods and beverage। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, कुछ फूड्स और बेवरेज होते हैं जिनमें हमारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में एंटर करके हमें जो है बीमार कर सकते हैं या डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो उन फूड्स को जो है हमें पार्शियल स्टेरिलाइजेशन करना पड़ता है। किस प्रोसेस से हम करते हैं? जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर मिल्क ले लिया है, तो मिल्क के अंदर हमारे जो है कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। तो इस वजह से हम जो है मिल्क को पहले जो है उनको बॉईल करते हैं, हाफ एन आवर या 1 आवर उसको जो है बॉईल करेंगे, ताकि वो जो है पास्चराइजेशन प्रोसेस में जा सके और वो जो है कंप्लीटली स्टेरिलाइज हो जाए। अब स्टेरिलाइज होने पे क्या होगा, हमारे जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमें कोई भी डिजीज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हमें कोई भी फूड या फिर कोई भी बेवरेज को हमें जो है सेव करने के लिए हमें जो है पास्चराइजेशन प्रोसेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय असेप्टिक एरिया एंड क्लीन एरिया। यहाँ पे हमें जो है असेप्टिक एरिया और क्लीन एरिया के बारे में बताना है। चलिए बात करते हैं असेप्टिक एरिया की। एरिया वेयर स्टेरिलाइज प्रिपरेशन इज कैरिड आउट एंड एंट्री इज एयरलॉक्ड। ये वो एरिया होता है जहां पे हम जो है स्टेरिलाइज प्रिपरेशंस को बनाते हैं और यहाँ पे हमारा एंट्री जो है वो हमारी एयरलॉक्ड होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लीन एरिया की। क्लीन एरिया क्या होता है? ए क्लोज्ड एरिया वेयर एयरबोर्न पार्टिकल्स इज कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ HEPA फिल्टर्स। बेसिकली हमारा क्लीन एरिया जो है एक क्लोज्ड एरिया होता है जहां पे हम जो है एयरबोर्न पार्टिकल्स को कंट्रोल करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ HEPA फिल्टर्स। बेसिकली अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो एसेप्टिक एरिया वो एरिया होता है जहां पे जो इन्वायरमेंट होता है वो हमारा माइक्रोब्स फ्री होता है, मतलब वहां पे कोई भी पैथोजेनिक माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होगा। उस एरिया को हम जो है एसेप्टिक एरिया कहेंगे। वहीं अगर हम बात करें क्लीन एरिया की, तो क्लीन एरिया इन द सेंस हम जो है पार्टिकल्स के बेस पे कह रहे हैं। आप जो है क्लीन एरिया और एसेप्टिक एरिया को इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे आपके पास ये कोई सरफेस है, अब इस सरफेस पे जो है बहुत सारी मिट्टी पड़ी है, मतलब धूल जमी हुई है। अगर आप इसको जो है सूखे कपड़े से साफ कर दोगे तो इसकी जो धूल है वो हमारी रिमूव हो जाएगी, वो हमारा आ जाएगा क्लीन एरिया में। बट अगर आप इसको सूखे कपड़े से साफ करोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो सरफेस पे माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो भी हमारे हट जाएंगे। इसके सरफेस पे हमारे जो है माइक्रोब्स अभी भी प्रेजेंट होंगे। अगर आपको वो माइक्रोब्स हटाने तो उसके लिए आपको जो है डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स यूज करने पड़ेंगे। जैसे आपका इथेनॉल हो गया, मिथेनॉल हो गया, सोडियम हाइपोक्लोराइड हो गया। तो ये सब जो केमिकल्स हैं उसको हम यूज करते हैं एज अ डिसइंफेक्टेंट्स। जैसे आपके घरों में होता है फिनाइल यूज होता है, तो वो जो हमारा डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको डिसइंफेक्टेंट के थ्रू अगर आप क्लीन करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा एसेप्टिक एरिया में, क्योंकि डिसइंफेक्टेंट के थ्रू हमारे इसके जो है जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे वो किल हो जाएंगे और वो किल होने के बाद जो है वो हमारा एसेप्टिक एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जो हमारा वो सरफेस हो जाएगा एसेप्टिक सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। इस क्वेश्चन में हमें जो है लेबल डायग्राम बनाना है बैक्टीरियल सेल का। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है कैप्सूल, ये हमारा आ जाता है सेल वॉल, थर्ड लेयर आती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारी 3 लेयर्स होती हैं। फिर आ जाता है हमारा न्यूक्लियोइड, फिर आता है हमारा राइबोसोम्स। इस तरीके से हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं अंदर। और ये हमारा एक जो है फ्लैजिलम होता है जो कि हमारा मूवमेंट या फिर लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमारा जो है बैक्टीरियल सेल का डायग्राम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड मोल्ड्स। यहाँ पे हमें जो है डिफरेंस बताना है ईस्ट और मोल्ड्स में। यहाँ पे हम बात करते हैं ईस्ट की। ईस्ट जो है वो हमारा सिंगल ओवल सेल्स होता है जो कि हमारा बडिंग की हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोल्ड्स की। मोल्ड्स जो है वो हमारा मल्टी सेलुलर फिलामेंट्स होती है जो कि स्पोर्स के थ्रू हमारा रिप्रोड्यूस होती है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस होता है ईस्ट और मोल्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनलिस्ट वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई। यहाँ पे हमारे कुछ मेथड्स है जिनके थ्रू हमारा जो फंजाई होता है वो हमारा वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस होता है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट आता है एथ्रोस्पोर्स, सेकंड आता है हमारा ब्लास्टोस्पोर्स और थर्ड आता है हमारा क्लामाइडोस्पोर्स। तो ये हमारे 3 मेथड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में स्टेरिलाइजेशन टर्म को डिफाइन करना है कि स्टेरिलाइजेशन होता क्या है। रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पोर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। मतलब आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस से हमारा जो है सभी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनके स्पोर्स को किल करना या फिर उनको रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। जैसे आपने जो है ऑटोक्लेविंग करी होगी, तो ऑटोक्लेविंग क्या होती है, उसके थ्रू हम जो है स्टेरिलाइजेशन करते हैं। ऑटोक्लेविंग में हम जो है उसकी लिड्स को ओपन करते हैं और जिन भी ऑब्जेक्ट को हमें जो है स्टेरिलाइज करना है उसको ऑटोक्लेव के अंदर रख के उसको जो है ऑन कर देते हैं। तो उस तरीके से हम जो है इजिली स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IMVIC टेस्ट। इस क्वेश्चन में हमें जो है IMVIC टेस्ट के बारे में लिखना है। सम बैक्टीरिया नॉट आइडेंटिफाई थ्रू स्टेनिंग, फॉर दिस वी परफॉर्म सम केमिकल एग्जामिनेशन बाय IMVIC टेस्ट। बेसिकली इसमें क्या है, हमारे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे स्टेनिंग के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, तो उन बैक्टीरिया के लिए हम जो है यूज करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हमारा आ जाता है IMVIC टेस्ट। हमारा बेसिकली IMVIC टेस्ट में हमारे जो है 4 तरीके के टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें हमारा I जो है वो हमारा स्टैंड करता है इंडोल टेस्ट के लिए, M जो है वो हमारा स्टैंड करता है मिथाइल रेड टेस्ट के लिए, VI जो है वो हमारा स्टैंड करता है वोगस प्रोस्कैवर टेस्ट के लिए, और C जो है वो हमारा स्टैंड करता है सिट्रेट यूटिलाइजिंग टेस्ट के लिए। तो ये हमारे 4 टेस्ट होते हैं जिनके थ्रू हम जो है किसी भी बैक्टीरिया को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनलिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट। इस क्वेश्चन में हमें जो है डिफरेंट तरीके के हमें जो है फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट के बारे में लिखना है। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है रेडियल वॉकर टेस्ट और सेकंड आता है हमारा चिक मार्टिन टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट जो है वो हमारे फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट के अंडर आते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा सेक्शन ए जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी में हमारे जो है 3 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हमें कोई भी 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 10 मार्क्स का हो जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन बी भी हमारा 20 मार्क्स का हो जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है इनुमरेट द पैरामीटर्स रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हो चुका है और ये आपका जो है मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसमें हमारा करना क्या है कि हमें जो है कौन कौन से पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है हमारा एसेप्टिक एरिया के लिए, तो उनके बारे में हमें लिखना है। चलिए बात करते हैं एसेप्टिक एरिया की। एसेप्टिक एरिया होता क्या है। Aseptic area is well designed area where all sterilized preparations should be produced। ये वो एरिया होता है जहाँ पे हमारा जो है completely sterilized preparation जो है वो हम बनाते हैं उस एरिया में, उस एरिया को हम कहते हैं एसेप्टिक एरिया। चलिए एसेप्टिक एरिया को थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। एसेप्टिक एरिया बेसिकली होता क्या है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम जो है स्टेराइल प्रिपरेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर उसका जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। स्टेराइल प्रिपरेशन क्या होती है, वो प्रिपरेशन जो कि आपके डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टेक्ट में आती है, वो प्रिपरेशन जो है उसको हम स्टेराइल प्रिपरेशन कहते हैं। स्टेराइल प्रिपरेशन के एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमारे ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गई, जैसे आई ड्रॉप्स हो गई, या फिर आपकी जो है पेरेंट्रल्स हो गई इंजेक्शन वगैरह, तो वो सब जो है आपकी स्टेराइल प्रिपरेशन होती है। इसमें क्या होता है, हमारा बिल्कुल भी माइक्रोब्स या फिर उनके स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो उसे हम स्टेराइल प्रिपरेशन कहते हैं। अब ऐसी प्रिपरेशंस को बनाने के लिए हमारे जो एक ऐसा एरिया चाहिए जहां पे बिल्कुल भी गंदगी ना हो, बिल्कुल भी माइक्रोब्स प्रेजेंट ना हो, तभी तो हम ऐसी प्रिपरेशंस को बना सकते हैं। तो उन प्रिपरेशंस को बनाने के लिए हम जो एसेप्टिक एरिया का यूज करते हैं। एसेप्टिक एरिया बोले तो मतलब उस एरिया में बिल्कुल भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वहां पे हमारा जो है बिल्कुल भी एयर जो है बिल्कुल कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा, जहां पे हमारा एयर पार्टिकल्स भी मिनिमम होंगे, तो उस एरिया को हम कहेंगे एसेप्टिक एरिया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स की। कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग के लिए। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है अवॉइड द एंट्री ऑफ अनरिलेटेड पर्सन। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जो है अनरिलेटेड पर्सन या फिर हमारा अनऑथराइज्ड पर्सन जो होते हैं उनकी एंट्री को बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ताकि हमारा कम से कम जो है वो हमारी कॉन्टेमिनेशन हो। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपोज सरफेस वॉल्ड रूफ शुड बी स्मूथ एंड अनब्रोकन एंड फ्री फ्रॉम क्रैक। बेसिकली हमारा जो भी सरफेस है एरिया का, वॉल्ड है या फिर हमारा रूफ है, छत वगैरह वॉल्स वगैरह जो है वो हमारे बिल्कुल स्मूथ रखते हैं, ताकि हमारा बिल्कुल भी मिट्टी या फिर कोई और माइक्रोब्स वगैरह जो है वहां पे ग्रो ना हो सके और वहां पे इकट्ठे भी ना हो। क्योंकि हमारा आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारा क्रैक्स होते हैं या फिर हमारा जहाँ पे जो वॉल्स वगैरह होती है वो हमारी अनस्मूथ होती है या फिर ब्रोकन होती है, तो वहां पे हमारा जो है धीरे धीरे मिट्टी जमना स्टार्ट हो जाती है। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं रखेंगे। हमारा जो
एसेप्टिक एरिया होगा उसमें जो है बिल्कुल सरफेस जो भी हमारी वॉल्स वगैरह होंगी उसको बिल्कुल जो है स्मूथ रखेंगे और उसको जो है बिल्कुल क्रैक फ्री रखेंगे ताकि हमारा मिनिमम पार्टिकल जो है वो हमारा एक्युमुलेट हो सके। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइडिंग डोर्स आर नॉट अलाउड। यहाँ पे हमारा जो स्लाइडिंग डोर्स जो है वो हमारे अलाउड नहीं होते हैं क्योंकि हमारी ज्यादातर कॉन्टेमिनेशन जो है वो हमारी डोर्स के थ्रू ही आती है, तो इसलिए हमारा जो है डोर्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारे स्लाइडिंग डोर्स की जगह हम जो है स्विंग डोर्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमारे स्विंग डोर्स यूज होते हैं जो कि हमारा पॉजिटिव एयर प्रेशर से नेगेटिव एयर प्रेशर की तरफ खुलते हैं। नेक्स्ट आता है चेंजिंग रूम शुड बी एयर लॉक्ड। जो भी हमारा चेंजिंग रूम होता है जहाँ पे हम जो है क्लॉथ्स वगैरह चेंज करते हैं तो वो जो हमारा एयर लॉक्ड होना चाहिए। एयर लॉक डोर्स शुड नॉट बी ओपन एट सेम टाइम। मतलब जो हमारे दो एयर लॉक डोर्स होते हैं मतलब दोनों जो है एक टाइम पे दोनों ओपन नहीं करने हैं। पहले आपको एक ओपन करना है, फिर आपको एंटर करना है, फिर आपको दूसरा ओपन करना है। मतलब दूसरा और पहला ओपन आपको एक साथ नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वार्निंग अलार्म सिस्टम शुड बी देयर टू वार्न इफ बोथ डोर्स आर ओपन। बेसिकली हमारा क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो है वार्निंग अलार्म सिस्टम भी लगा होना चाहिए ताकि अगर हमारा बाय मिस्टेक या फिर गलती से हमारे दोनों डोर्स एक साथ ओपन हो जाते हैं तो वो जो हमारा अलर्ट कर ले, हमें वार्न कर दे ताकि हम जो है दोनों डोर्स को एक साथ ओपन ना करें। बेसिकली होता क्या है, अगर आप दोनों डोर्स ओपन कर लेंगे तो एयर जो है वो डायरेक्टली एसेप्टिक एरिया में एंटर होगी। अब डायरेक्टली एसेप्टिक एरिया में एंटर होगी तो जिसकी वजह से वहां पे हमारे जो है कॉन्टेमिनेशन के चांसेस जो है वो हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से हम जो है दोनों डोर्स को एक साथ ओपन नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमारे एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ से हमारी एंट्री होती है जो कि हमारी एयर लॉक्ड होती है। एंट्री होती है हमारा सबसे पहले मटेरियल जो है वो हमारा ऑफिस में आएगा। ऑफिस से वो जो है हमारा जाता है स्टोर रूम में, कुछ दिन जो है उसको स्टोर करते हैं, उसके टेस्ट वगैरह करते हैं। तो उसकी टेस्टिंग के बाद जो है वो अगर वैलिड होगा, अप्रूव्ड होगा तो वो मटेरियल जो है फिर हम डालेंगे क्लीन अप एरिया में। क्लीन अप एरिया से हमारा जाएगा प्रिपरेशन एरिया में, वहां पे हमारे जो भी फॉर्मुलेशन होगी वो बनाई जाएगी। प्रिपरेशन बनाने के बाद जो है वो हमारा जाएगा एसेप्टिक फिलिंग एरिया में। वहां पे हमारा जो है जो भी प्रिपरेशन हमने बनाई है उसको जो है फिल करा जाएगा कंटेनर्स वगैरह में। फिर उसको जो हम स्टेरिलाइजेशन के लिए डाल देंगे। स्टेरिलाइजेशन होने के बाद उसको जो हम पैकेजिंग और फिनिशिंग में डाल देंगे। वहां पे जो है हमारा लेबल्स वगैरह जो लगते हैं वो हमारा हो जाएगी, प्रॉपर पैकिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा पैकेजिंग और फिनिशिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा क्वारंटीन एरिया में चला जाएगा। पर हमारा उसमें से जो है कुछ सैंपल्स हम ले लेते हैं जो कि हमारा जाता है क्यूसी डिपार्टमेंट में। वहां पे जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उसकी जो है क्वालिटी चेक होती है। अगर क्यूसी डिपार्टमेंट उसको अप्रूव कर देता है तभी वो जो हमारा क्वारंटीन एरिया में जो भी हमारा प्रोडक्ट हमारा है वो जो हमारा क्वारंटीन टाइम को जो है कंप्लीट करने के बाद उसको हम शिफ्ट कर देंगे स्टोरेज एंड शिपिंग एरिया में। अब यहाँ से हमारा जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है वो हमारा जो है मार्केट में सर्कुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग होती है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन में हमने जो है पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करी थी कि कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो हमारे रिक्वायर्ड होते हैं एसेप्टिक एरिया की डिजाइनिंग के लिए। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द मेथड्स फॉर माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन B12 और स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पे हमें जो है विटामिन B12 या फिर हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन का माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन बताना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मेथड फॉर माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन B12 जिसको हम सियानोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा टर्बिडीमेट्री, सेकंड आता है हमारा टाइट्रीमेट्री। तो इन दो मेथड्स के थ्रू हम जो है माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं विटामिन B12 की। चलिए यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट विटामिन के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। बेसिकली हमारा फर्स्ट आता है लैक्टोबैसिलस कैजी जो कि हम बायोटिन, फॉलिक एसिड और राइबोफ्लोविन के लिए यूज़ करते हैं। सेकंड आता है हमारा एल लिचमैनी जिसको हम एल जो है वो हमारा स्टैंड कर रहा है लैक्टोबैसिलस के लिए। तो ये जो हमारा लैक्टोबैसिलस लिचमैनी है जो कि हमारा सियानोकोबालामिन या फिर हमारा विटामिन B12 जो है उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता हमारा एल आर्बिनोसस, ये जो हमारा यूज़ करते हैं हम निकोटिनिक एसिड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। लास्ट आता है हमारा एल विरिडेंस, ये जो हम यूज़ करते हैं थायमिन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो ये हमारे जो है 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हम डिफरेंट विटामिन को जो है स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारी बात आती है विटामिन B12 की। तो हमें जो है विटामिन B12 का स्टैंडर्डाइजेशन करना था तो उसके लिए हम जो है टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे थे लैक्टोबैसिलस लिचमैनी। अब ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमारा लैक्टोबैसिलस लिचमैनी जो है इजीली विटामिन B12 को जो है यूटिलाइज कर सकता है। तो इस वजह से हम जो है लैक्टोबैसिलस लिचमैनी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे दो मेथड्स आते हैं टर्बिडीमेट्री और टाइट्रीमेट्री। तो इन दो मेथड्स के थ्रू हम जो है इसका जो है ईजिली स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरीके से हमें जो है परफॉर्म करना है विटामिन B12 का स्टैंडर्डाइजेशन। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप आता है जिसमें हमें जो है 10 टेस्ट ट्यूब लेनी है जो कि बिल्कुल क्लीन होगी और उसमें हमें क्या करना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डालना है हमारा विटामिन B12 का। अब विटामिन B12 का सॉल्यूशन डालना है अलग अलग कंसंट्रेशन में। जैसे हमारी एक टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने 0 ml ले लिया, फिर हमारा एक दूसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने 0.5 ml ले लिया, फिर हमारा तीसरी टेस्ट ट्यूब है उसमें हमने 1 ml ले लिया। तो इस तरीके से हम जो है कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे और हमारी 10 टेस्ट ट्यूब जो है वो हमारी कंप्लीटली फिल हो जाएंगी।
फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है कि हम सभी टेस्ट ट्यूब में जो है हमारा 5 ml मीडियम ले लेंगे, जो भी हमारा कल्चर मीडिया होगा सॉल्यूशन उसको हम जो है 5 ml ऐड कर लेंगे। और फिर हम उसकी सभी टेस्ट ट्यूब की, जो भी हमारी 10 टेस्ट ट्यूब थी, उन सभी 10 टेस्ट ट्यूब की जो है वॉल्यूम जो है मेकअप कर देंगे 10 ml तक। हमारे सभी टेस्ट ट्यूब में 10 ml कंटेंट जो है वो हमारा हो जाएगा। फिर हमारा आता है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है कि हमें जो है 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है अलग से, उसमें हमें जो है अलग अलग कंसंट्रेशन में टेस्ट सॉल्यूशन डालना है। अब टेस्ट सॉल्यूशन कौन सा है, जो कि हमने विटामिन B12 का सॉल्यूशन प्रिपेयर करा है, उस सॉल्यूशन को जो है उसमें डाल देंगे अलग अलग कंसंट्रेशन में। और फिर हम उसमें जो है बसल मीडिया स्टॉक सॉल्यूशन जो है ऐड करेंगे 5 ml सभी टेस्ट ट्यूब में, और फिर उसको भी हम जो है वॉल्यूम मेकअप कर देंगे 10 ml तक। तो इस तरीके से हमारे जो है 10 यहाँ पे टेस्ट ट्यूब और 4 यहाँ पे, तो हमारा इस तरीके से 14 टेस्ट ट्यूब जो है वो हमारी तैयार हो जाएंगी। फिर हमारा 14 टेस्ट ट्यूब को हम जो है सभी टेस्ट ट्यूब को लेंगे और उसको स्टरलाइज कर देंगे ऑटोक्लेव में, ताकि हमारे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसमें किल हो जाए और वो जो हमारा कंप्लीटली स्टरलाइज्ड हो जाए। अब जब हमारे सभी टेस्ट ट्यूब जो है वो हमारे स्टरलाइज हो जाएंगे ऑटोक्लेव की हेल्प से, फिर हमें जो है इनोकुलेट करना है ड्रॉप ऑफ इनोकुलम प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन। अब हमारा इनोकुलम प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, हम डिस्टिल वाटर लेंगे, उसमें हमारा जो टेस्ट ऑर्गेनिज्म था लैक्टोबैसिलस लिचमैनी, उसको हम ऐड कर देंगे और ईजिली हमारा जो है इनोकुलम प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा। अब हमारा सॉल्यूशन बनने के बाद हमारा जो है एक एक ड्रॉप सभी टेस्ट ट्यूब में हम ईजिली ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, उसको कवर करके हमें जो है इंक्यूबेटर में डाल देना है। अब इंक्यूबेटर में क्या होता है, हम जो है टेम्परेचर सेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 72 आवर्स के लिए, मतलब हमारे 72 घंटे के लिए हम उसको जो है रख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटर में। अब इंक्यूबेटर में क्या होता है, हमारा जो है एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाता है जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ग्रो करने के लिए। यहाँ पे हो क्या रहा है, आप इस तरीके से समझिए कि हमारा जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो करेगा, वैसे वैसे वो जो है विटामिन B12 को यूटिलाइज करेगा। अब जितना ज़्यादा विटामिन B12 को यूटिलाइज करेगा उतनी ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा जितना ज़्यादा विटामिन B12 जो है हमारा कम होगा, उसको हम इजीली जो है डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। अब वही हमारा बता रखा है कि 72 घंटे के बाद हम जो है उसको निकालेंगे टेस्ट ट्यूब को और उसको टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट 0.05 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ बाय यूजिंग ब्रोमोथाइमल ब्लू। तो टाइट्रेशन के बाद हम इस तरीके से एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और इस तरीके से हम जो है इजीली विटामिन B12 की माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहाँ पे हमें जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्टैंडर्डाइजेशन करना है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। बेसिकली हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमारा एक एंटीबायोटिक्स होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन बिलोंग टू क्लास अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हमारा अमीनो ग्लाइकोसाइड क्लास से बिलोंग करता है एंड इट इज़ यूज्ड अगेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और ये जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है। अब यहाँ पे हम टेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बैसिलस सबटाइल्स। अब यहाँ पे भी हमारा जो है विटामिन वाली कहानी आ जाती है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट विटामिन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, उसी तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट एंटीबायोटिक्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम मेथड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे 2 मेथड्स आते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सिलेंडर प्लेट मेथड, जिसको हम कप प्लेट मेथड के नाम से भी जानते हैं। सेकंड आता है हमारा टर्बिडीमेट्रिक मेथड, जिसको हम ट्यूब ऐसे भी कहते हैं। तो चलिए आइए दोनों को एक एक करके देख लेते हैं। चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेंडर प्लेट मेथड की, जिसको हम कप प्लेट मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, हम सबसे पहले एक कल्चर मीडिया लेंगे, उसको हम जो है वर्टिकल 4 होल्स करेंगे। उसमें 4 होल्स करने के बाद जो भी हमारा एंटीबायोटिक है जिसको हमें स्टैंडर्डाइज करना है उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। जैसे हमें यहाँ पे जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना था, तो हमने इन होल्स में जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऐड कर दिया है। अब इसको ऐड करने के बाद उसको जो हम इंक्यूबेटर में रख देंगे। अब इन कल्चर मीडिया को हमने जो इंक्यूबेटर में रख दिया 37 डिग्री पे 4 से 7 दिन के लिए। अब इंक्यूबेटर में से जब निकालेंगे तो वहाँ पे जो हमारा इंक्यूबेटर में हम रखते क्यों है, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो सके। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमने एंटीबायोटिक डाला था वो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ को जो है इनिबिट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारा ग्रोथ करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इन दोनों की वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो है जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है एंटीबायोटिक डाल रखा है। तो एंटीबायोटिक जो है वो उसको इनिबिट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, और यहाँ पे हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इस एरिया में हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ग्रो नहीं हो पाएंगे या फिर बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में जो है ग्रो होंगे। तो इस एरिया को हम कहेंगे जोन ऑफ इनिबिशन। तो इस तरीके से हमारा ये जो हमारा जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें जो है 4 जोन ऑफ इनिबिशन मिल जाएंगे। अब जोन ऑफ इनिबिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे आप इस तरीके से समझिए कि जितना ज़्यादा बड़ा जोन ऑफ इनिबिशन होगा, मतलब जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ होगी, इस तरीके से जितना ज़्यादा इसका रेडियस होगा उतनी ज़्यादा हमारी जो हमने एंटीबायोटिक यूज़ करा है उसकी इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी। समझे नहीं समझे, कि जितना ज़्यादा हमारा जो एंटीबायोटिक है जितना ज़्यादा वो ग्रोथ को रिटार्ड कर सकेगा उतना ही ज़्यादा हमारे जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट होगा, और जितना ज़्यादा हमारे जोन ऑफ इनिबिशन होगा उससे हम कह सकते हैं कि हमारे एंटीबायोटिक की जो एफिशिएंसी है, जो मतलब एक्शन है, वो उतना ही ज़्यादा है। तो जोन ऑफ इनिबिशन के बेस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक जो वो हमारा ज़्यादा इफेक्टिव है और कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो हमारा कम इफेक्टिव है। तो इस तरीके से हम जो है कोई भी एंटीबायोटिक की स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं।
अब हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड आता है हमारा टर्बिडीमेट्रिक मेथड, जिसको हम ट्यूब ऐसे भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, चलिए समझते हैं। इसमें हमारा जो है 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें, एक टेस्ट ट्यूब 1 और टेस्ट ट्यूब 2। अब इसमें हमारे 1 वाले में क्या करना है, हमें जो है कल्चर मीडिया डालना है और उसमें हमें जो है एंटीबायोटिक्स भी ऐड करने हैं और उसको इंक्यूबेट कर देंगे। फिर टेस्ट ट्यूब सेकंड में क्या करना है, हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें हम कल्चर मीडिया ऐड करेंगे और उसको इंक्यूबेट कर देंगे डायरेक्टली, उसमें हम जो है एंटीबायोटिक्स ऐड नहीं करेंगे। अब ये जो हमारा इसमें एंटीबायोटिक्स ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे हमारा ग्रोथ जो है वो हमारी बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे हमारा एंटीबायोटिक्स है वो जो हमारा ग्रोथ को इनिबिट कर देगा। अब ग्रोथ इनिबिट हो जाएगी तो हमारा ग्रोथ जो इसमें नहीं होगी, यहाँ पे हमारा ग्रोथ शो होगी। तो यहाँ पे हमारा जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ शो होगी तो वहाँ पे हमारा जो कल्चर मीडिया होगा जो कि हमारा लिक्विड फॉर्म में है वो जो हमारा धुंधला होने लग जाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे उतना ही ज़्यादा वो धुंधला होगा। अब यहाँ पे हमारा ग्रोथ शो नहीं हो रही, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे कम है, तो हमारे यहाँ पे टर्बिडिटी भी कम होगी। यहाँ पे हमारी टर्बिडिटी कम होगी तो इस बेस पे हम जो है इजीली कंपेयर करके इन दोनों में बता सकते हैं कि जिसमें हमारा टर्बिडिटी जो है वो हमारी ज़्यादा होगी वहाँ पे हमारा माइक्रोब्स ज़्यादा है। अब माइक्रोब्स ज़्यादा है तो वहाँ पे हमारा जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है वो भी हमारी ज़्यादा होगी। अब टर्बिडिटी तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता ही होगी क्योंकि आप सभी स्टूडेंट ने सेमेस्टर 1 में लिमिट टेस्ट परफॉर्म करे होंगे। जो लिमिट टेस्ट होते हैं वो हमारे ज़्यादातर जो होते हैं वो हमारे जैसे क्लोराइड हो गया तो उसका लिमिट टेस्ट जो है वो हमारा टर्बिडिटी के ही ऊपर बेस्ड होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा जो ट्यूब ऐसे है वो भी हमारा टर्बिडिटी के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए हम इसको जो है टर्बिडीमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने विटामिन B12 और स्ट्रेप्टोमाइसिन के माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन के मेथड्स के बारे में स्टडी करा था। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ एनिमल सेल कल्चर्स एंड राइट द प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन ऑफ सेल्स फॉर इन विट्रो कल्चर्स। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जो है टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर्स के बारे में स्टडी करना है और फिर हमें जो है प्रोसीजर बताना है कि किस तरीके से हम जो है किसी भी सेल को आइसोलेट कर सकते हैं फॉर इन विट्रो कल्चर्स। मतलब इन विट्रो कल्चर्स के लिए हम किस तरीके से हम जो है आइसोलेशन कर सकते हैं उसका प्रोसीजर हमें बताना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर्स की। तो यहाँ पे हमारा जो है 3 तरीके के सेल कल्चर्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी सेल कल्चर, सेकंड आता है हमारा एस्टैब्लिश्ड सेल कल्चर और थर्ड आता है हमारा ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेल कल्चर की। इसमें क्या होता है, हमारा सेल्स आर सर्जिकली रिमूव्ड एंड प्लेस्ड इनटू सुटेबल कल्चर में इन्वायरमेंट एंड दे विल अटैच, डिवाइड एंड ग्रो। इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले सेल्स को जो हम सर्जिकली रिमूव करते हैं और उसको जो हम सूटेबल कल्चर मीडिया या फिर कल्चर इन्वायरमेंट में डालेंगे और वहाँ पर जो है वो अटैच होगा, डिवाइड होगा और ग्रो होगा। ये जो हमारा प्राइमरी सेल कल्चर कहलाता है। मतलब हमने जो है एक ऑर्गेनिज्म है उसमें से हमने सेल्स को लिया और उसको जो है कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है उसे हम प्राइमरी सेल कल्चर कहते हैं। सेकंड जो होता है वो हमारा एस्टैब्लिश्ड सेल कल्चर होता है। इसमें क्या होता है, हमारा प्राइमरी सेल कल्चर कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड, दे आर सब कल्चर्ड इन फ्रेश मीडिया टू मेंटेन देयर वायबिलिटी एंड ग्रोथ। इसमें क्या होता है, हमारा जो प्राइमरी सेल कल्चर में हमारा जो सेल ग्रो हुआ है उसको हम लेते हैं और फर्दर ग्रो करवाते हैं, उसको हम सब कल्चरिंग करते हैं ताकि उसकी जो वायबिलिटी होती है और जो ग्रोथ होती है वो मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम जो है उसको न्यू कल्चर मीडिया या फिर फ्रेश कल्चर मीडिया में उसको ग्रो करवाएंगे दोबारा, जिसकी वजह से उसकी जो वायबिलिटी होती है और ग्रोथ होती है वो मेंटेन रहती है। तो उस ग्रोथ को हम कहते हैं एस्टैब्लिश्ड सेल कल्चर। मतलब एक बार हमने फर्स्ट टाइम जब हमने ग्रो करवाया वो हमारा प्राइमरी सेल कल्चर था, फिर हमने प्राइमरी सेल कल्चर को दोबारा ग्रो करवाया तो वो हो जाता है हमारा एस्टैब्लिश्ड सेल कल्चर। स्टैब्लिश सेल कल्चरिंग में क्या होता है, हम लगभग जो है 70 से 80 बार जो है सेल को ग्रो करवा सकते हैं। अगर हम 70 से 80 बार से ज़्यादा अगर उसको ग्रो करवाते हैं तो वो हमारा ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है और वो हमारा चला जाता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल कल्चरिंग में। इसमें क्या होता है, इन दिस स्टैब्लिश सेल लाइन बिकम इमोर्टल एंड सेल लूज द सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। इसमें क्या होता है, हमारा जो सेल होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा बार ग्रो होने की वजह से उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो हमारी बिल्कुल लॉस हो जाती है और सेल जो होता है वो हमारा इमोर्टल हो जाता है, मतलब अमर हो जाता है। वो बिल्कुल ही जो है उसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन ऑफ सेल। बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें जो है प्रोसीजर बताना है कि किस तरीके से हम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म में से या फिर किसी भी सब्जेक्ट में से हम जो है सेल को कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। ये जो होता है बेसिकली पार्ट है हमारा सेल कल्चरिंग का। सेल कल्चरिंग में हमारे जो है 3 पार्ट थे। फर्स्ट था हमारा आइसोलेशन, पहले जो हम सेल को निकालेंगे, फिर उसको जो है हम डिसएग्रीगेट करते हैं और डिसएग्रीगेट करने के बाद उसको जो हम कल्चर प्लेट पे या फिर जो भी हमारा मीडियम है, इन्वायरमेंट है, उसमें हम डाल देंगे तो वो जो हमारा ईजिली सेल कल्चर हो जाएगा। तो ये 3 स्टेप होते हैं जिसमें से हमें इस पार्ट में जो है सिर्फ और सिर्फ हमें आइसोलेशन के बारे में डिस्कस करना है। इसमें होता क्या है, द एक्सप्लांट कट सर्जिकली एंड यूज फॉर कल्चर ऑफ एनिमल सेल इन सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम। बेसिकली क्या होता है, हमारा जो एक्सप्लांट होता है उसको हम सर्जिकली कट करते हैं और उसके जो भी हमारे सेल्स जो होते हैं जो हमारे वैल्यूएबल है जिसको हमें जो है कल्चर करना है उसको हम आइसोलेट करके उसको जो है सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल देंगे ताकि वो जो है कल्चर हो सके। यहाँ पे हम एनिमल कौन कौन सा यूज़ करते हैं, एनिमल्स आर माइस, रैबिट, गुआना, पिग्स एक्सेट्रा। मतलब ये हमारा जो एनिमल्स होते हैं उनमें से हम जो है सेल कल्चरिंग मतलब आइसोलेशन जो है वो हम करते हैं ताकि हम सेल कल्चर कर सकें।
नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्गेन्स फ्रॉम विच सेल्स आर टू बी आइसोलेटेड आर सरफेस स्टराइज्ड विद 70% अल्कोहल एंड देन रिमूव्ड असेप्टिकली। बेसिकली जो भी ऑर्गेन्स जिसमें से हमें जो है सेल को आइसोलेट करना है उसको हम सबसे पहले जो है उसके सरफेस को स्टरलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ 70% अल्कोहल एंड देन उसको जो है असेप्टिकली हम उसको रिमूव करेंगे और उसको ट्रांसफर भी हम जो है असेप्टिकली करेंगे। असेप्टिकली वर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। असेप्टिकली मतलब क्या होता है, मतलब जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे भी आप जो है आइसोलेशन कर रहे हैं सेल का, वो जो है बिल्कुल माइक्रोब्स फ्री है, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी माइक्रोब्स प्रेजेंट नहीं है। उस एनवायरनमेंट को हम कहते हैं असेप्टिकल एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल को आइसोलेट कर सकते हैं और आइसोलेट करने के बाद हम इसको जो है डिसएग्रीगेट करेंगे। डिसएग्रीगेट करने के बाद उसको जो हम कल्चर मीडिया में डाल देंगे ताकि वो जो है ईजिली कल्चर हो सके। तो ये प्रोसीजर होता है हमारा सेल कल्चरिंग का। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने जो है एनिमल सेल कल्चर के टाइप्स देख लिए थे और फिर हमने जो है प्रोसीजर के बारे में स्टडी करा था कि किस तरीके से हम किसी भी सेल को आइसोलेट कर सकते हैं फॉर इन विट्रो कल्चर। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में जो हमारे 7 क्वेश्चन प्रेजेंट होते हैं जिनमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है और इसमें हमारा एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 7 मार्क्स का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेक्शन सी जो है वो हमारा कंप्लीटली 35 मार्क्स का हो जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे फैक्टर्स की बात आती है तो यहाँ पे हमारे मेजरली 5 फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसमें हमारा आ जाता है टेम्परेचर, लाइट, पीएच, गैसेस रिक्वायरमेंट्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। डिफरेंट बैक्टीरिया ग्रो एट डिफरेंट टेम्परेचर। यहाँ पे हमारे जो है डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे डिफरेंट टेम्परेचर में ही ग्रो करते हैं। यहाँ पे अब हम बात करते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर की। तो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर कौन सा होता है? दैट टेम्परेचर बैक्टीरिया कैन ग्रो रैपिडली। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा बैक्टीरिया जो है बहुत रैपिडली ग्रो करता है। जैसे आपका ये जो है 35 से 37, ये जो आपका हो जाता है ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया जो है वो आपके 35 से 37 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है ज़्यादातर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर की। तो मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या होता है? हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच बैक्टीरिया कैन ग्रो। मतलब सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जो होता है जिस पे हमारा बैक्टीरिया जो है वो हमारा ग्रो हो सकता है। जैसे आपका मान लीजिए 70 डिग्री। अब आप इसको इस तरीके से समझिए कि 70 डिग्री सेल्सियस पे सभी बैक्टीरिया ग्रो नहीं होंगे, बट ये जो हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पे हमारे कुछ बैक्टीरिया जो है वो हमारा ग्रोथ शो करते हैं, तो उसे हम कहेंगे मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है हमारा मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर क्या होता है? लोएस्ट टेम्परेचर एट विच बैक्टीरिया कैन ग्रो। मतलब सबसे कम टेम्परेचर जिस पे हमारा बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ शो कर सकता है, उसे हम कहते हैं मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। यहाँ पे आप एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं हम 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारा मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी बैक्टीरिया जो है वो हमारे 10 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो कर सकते हैं, बट हमारा कुछ बैक्टीरिया जो है वो अपनी ग्रोथ शो करेंगे 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो वो जो हमारा मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर हो जाता है जिस पे हमारा बैक्टीरिया जो है ग्रो हो सकता है। मतलब इसके अबव जो है हमारा, मतलब अगर 10 डिग्री सेल्सियस है ये हमारा मिनिमम है, तो अगर हम 9 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर रखेंगे तो वहाँ पे हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। मतलब सबसे मिनिमम टेम्परेचर जो है वो हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है। अब सेकंड फैक्टर आता है लाइट। अब चलिए देख लेते हैं कि लाइट किस तरीके से जो है बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करती है। बैक्टीरिया आर लाइट सेंसिटिव। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो जिस वजह से हमारे लाइट की प्रेजेंस में हमारे बैक्टीरिया जो है वो हमारे सही से ग्रो नहीं हो पाते हैं। सो डार्कनेस इज फेवरेबल फॉर ग्रोथ। सो हमारा जो है डार्कनेस जो होती है वो हमारे फेवरेबल होती है ग्रोथ के। मतलब हमारा ग्रोथ जो वो हमारी बहुत ही अच्छी होगी तो अगर हमारा जो बैक्टीरिया अगर हम उसको डार्क कंडीशन में जो है कल्चर करेंगे। मतलब जैसे हमारा इंक्यूबेटर है, अब एक इंक्यूबेटर में अगर हम लाइट लगा देंगे और एक इंक्यूबेटर को अगर हम डार्क कंडीशन मेंटेन रखेंगे तो हमारा जो डार्क कंडीशन वाला इंक्यूबेटर है वहाँ पर जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। थर्ड फैक्टर आता है हमारा पीएच। पीएच किस तरीके से अफेक्ट करता है? डिफरेंट बैक्टीरिया ग्रो एट डिफरेंट पीएच। जैसे हमने टेम्परेचर के बेस पे देखा था, इसी तरीके से हमारा पीएच भी होता है। जो हमारे डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे डिफरेंट पीएच के बेस पे जो है ग्रो करते हैं। अब जैसे हमारा एसिडोफाइल्स होते हैं वो हमारा ज़्यादातर 1 से 6.5 पीएच में ही जो है हमारा ग्रो करेंगे। इसी तरीके से हमारा न्यूट्रोफाइल्स होते हैं वो हमारा न्यूट्रल पीएच में हमारा जो है 6.5 से 7.5 के बीच में हमारा जो ग्रो करेंगे। फिर आता है हमारा एल्केलोफाइल्स। ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारा 7.5 से 14 पीएच की रेंज में हमारा जो है ग्रो करते हैं। तो ये हमारा जो है पीएच के बेस पे हमने जो है बैक्टीरिया को क्लासीफाई भी कर रखा है। फोर्थ फैक्टर आता है गैसेस रिक्वायरमेंट।
अब गैसेस रिक्वायरमेंट में क्या होता है, प्रिंसिपल ग्रोथ फैक्टर दैट अफेक्ट द बैक्टीरियल ग्रोथ आर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब यहाँ पे हमारा जो है प्रिंसिपल ग्रोथ फैक्टर होता है जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। इसमें आ जाता है हमारा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा गैसेस रिक्वायरमेंट में हमारी ये दोनों गैसेज आ जाती हैं क्योंकि हमारे डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड होती है और डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है। अब जिन बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की नीड है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ग्रो नहीं हो पाएंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसमें हमारा जो है डिफरेंट बैक्टीरिया जो है वो हमारे ग्रो करेंगे। इसमें क्या होता है, हमारा एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से हमारा जो फोटोसिंथेटिक या फिर हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि हमारा एरोबिक बैक्टीरिया जो है वो हमारा नाम से ही पता लग रहा है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन, मतलब उनको जो है ऑक्सीजन की नीड है फॉर देयर कल्चर। अब इसी तरीके से हमारा फोटोसिंथेटिक या फिर हमारा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड कल्चर। फिफ्थ फैक्टर आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को समझ लेते हैं कि किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। बैक्टीरिया कैन टॉलरेट ऑस्मोटिक वेरिएशन ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल। अब डिफरेंट बैक्टीरिया होगा तो उनकी डिफरेंट थिकनेस होगी सेल वॉल की। अब जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी सेल वॉल की उतनी ज़्यादा जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी, मतलब जो हमारी जितनी ज़्यादा मोटी होगी सेल वॉल उतनी ज़्यादा वो जो है पावरफुल होगी। अब जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी तो उतने ज़्यादा वो जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को टॉलरेट कर सकती है। तो अब अगर हम मतलब किसी बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल जो है पतली है और उसको अगर हम ज़्यादा मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मीडियम में डाल देंगे तो वो जो है वैसे ही बैक्टीरिया जो है किल हो जाएगा, तो वो ग्रो क्या होगा। तो इस तरीके से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर भी अफेक्ट करता है सेल की ग्रोथ को। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने फैक्टर्स के बारे में स्टडी करी थी कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो हमारे अफेक्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस। इस क्वेश्चन में हमें जो है वायरस के रिप्रोडक्टिव साइकिल से वो एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि किस तरीके से वायरस जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। इसमें हमारा आता है रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस रिक्वायर होस्ट सेल। होस्ट में भी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। बेसिकली हमारे वायरस को रिप्रोड्यूस होने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। अब होस्ट सेल जो है वो हमारा बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल हो सकता है या फिर प्लांट सेल हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी हमारा होस्ट सेल हो सकता है जिसके थ्रू हमारा वायरस जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। वायरस इन्फेक्ट एंड प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल कॉपी। बेसिकली हमारा जो वायरस है वो सबसे पहले जो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्ट करने के बाद वो जो है अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करेगा। अब वो जो हमारा 1000 से भी ज़्यादा अपनी जो है आइडेंटिकल कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। मतलब वायरस को रिप्रोड्यूस कराने में कौन कौन से स्टेप्स जो है वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हमारा 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है, वायरस अटैच ऑन सरफेस ऑफ होस्ट सेल थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा वायरस जो है वो अटैच होता है। सबसे पहले हमारा जो है वो अटैच होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के सरफेस पे। अब अटैच होने के बाद क्या करेगा, ये सेकंड स्टेप आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है, डीएनए आरएनए एंटर इनसाइड द होस्ट सेल। अब जो हमारा वायरस था उसका जो डीएनए या फिर आरएनए जो होता है वो उसको जो है होस्ट सेल के अंदर एंटर करवाता है, उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन। बेसिकली हमारा इसको आप इमेज के थ्रू समझ लिए। ये जो हमारा पेनिट्रेशन का स्टेप है इसमें हमारा जो हमारा वायरस है वो अपना डीएनए जो आरएनए है उसको इंसर्ट कर रहा है होस्ट सेल के अंदर। थर्ड स्टेप आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है, द वायरस टेक ओवर द सेल मेटाबॉलिज्म कॉजिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड बाय होस्ट सेल। अब यहाँ क्या कर रहा है, वायरस जो है वो सेल मेटाबॉलिज्म को हाईजैक कर लेता है और टेक ओवर कर लेता है और उससे क्या करवाता है, वो जो है होस्ट सेल को जो है अपनी तरीके के प्रोटीन बनाने में मजबूर करता है। मतलब जो भी हमारा होस्ट सेल था वो जो है अब वायरस के प्रोटीन और वायरस के न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देगा। फोर्थ स्टेप आता है असेंबली। देन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड असेंबल्ड इनटू द न्यू वायरस। अब यहाँ पे क्या आता है, फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है असेंबली होगी। जो भी हमारा रेप्लिकेशन में वायरस ने अपने तरीके के न्यू प्रोटीन्स और न्यू न्यूक्लिक एसिड्स को जो है प्रोड्यूस करा था वो जो है असेंबल होकर न्यू वायरस का फॉर्मेशन कर लेंगे। लास्ट स्टेप आता है रिलीज। रिलीज में क्या होता है, फाइनली वायरस एंजाइम कॉजेज सेल टू बर्स्ट एंड वायरस आर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल्स एंड इन्फेक्ट द अदर होस्ट सेल्स। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे जो वायरस है, जो न्यू वायरस प्रिपेयर्ड हो चुके हैं सेल के अंदर, वो जो है एक एंजाइम को रिलीज करवाएंगे। अब वो एंजाइम जो है वो हमारा सेल को बस्ट कर देगा, मतलब उसको फोड़ देगा। अब फोड़ने के बाद क्या होता है, जो हमारे न्यू वायरस है वो हमारे वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब रिलीज होने के बाद जो है वो दूसरे होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे और उनके भी अंदर जो है अपनी आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो जनरेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो वायरस जो है वो हमारा रिप्रोड्यूस होता है। चलिए इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है, हमारा जो वायरस आता है और वो जो हमारे स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाता है।
सेकंड स्टेप आता है हमारा पेनिट्रेशन, या फिर हम उसको एंट्री भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा वायरस के अंदर जो डीएनए और आरएनए होता है वो जो है पेनिट्रेट करता है और सेल के अंदर चला जाता है। अब सेल के अंदर जाने के बाद जो हमारा जो वायरस का डीएनए जो आरएनए है वो हमारे सेल के अंदर एंटर हो चुका है, तो इसलिए हम इसको एंट्री कहते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो भी हमारा डीएनए और आरएनए होता है वो जो है सेल के मेटाबॉलिज्म को हाईजैक कर लेता है और अपने तरीके के न्यू प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को बनाना स्टार्ट कर देगा। अब न्यू तरीके के प्रोटीन्स जो है वो हमारे बन चुके होंगे। फिर हमारा फोर्थ स्टेप आएगा असेंबली का। अब असेंबली में क्या होता है, हमारे जो न्यू प्रोटीन्स बने हैं वो जो है असेंबल होते हैं और न्यू वायरस का फॉर्मेशन करते हैं। अब न्यू वायरस का फॉर्मेशन होने के बाद इस तरीके से हमारे न्यू वायरस फॉर्म हो जाएंगे। अब जो न्यू वायरस जो बने हैं वो जो हमारा एक एंजाइम रिलीज कराएंगे जिसकी वजह से हमारा जो होस्ट सेल है वो फट जाता है, बस्ट कर जाता है। अब बस्ट करने के बाद जो हमारे न्यू वायरस है वो हमारे रिलीज हो जाते हैं। अब रिलीज होने के बाद वो नए सेल के पास जाएंगे और उनको इन्फेक्ट करेंगे। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो हमारी सिमिलर चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस। चलिए गाइज, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस के बारे में स्टडी करा था। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन ड्राई एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इस क्वेश्चन में हमें जो है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में डिफरेंस बताना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बात आती है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की। तो ये दोनों ही जो हमारे मेथड्स होते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस के। बेसिकली हमारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, बात करते हैं स्टरलाइजेशन की। तो स्टरलाइजेशन जो है एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम किसी भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग के सरफेस से सभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनके स्पोर्स होते हैं उनको किल कर देते हैं या फिर रिमूव करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन। इन दोनों को हम जो है कंपैरिजन के बेस पे करेंगे ताकि आपको ईजिली ये जो है याद हो सके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की। इसमें क्या होता है, हमारा स्टरलाइजेशन थ्रू हाई टेम्परेचर अंडर ड्राई कंडीशन। इसमें जो होता है हमारा हाई टेम्परेचर के थ्रू हम जो है स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं। वहीं अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की, इसमें क्या होता है हमारा स्टरलाइजेशन थ्रू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जनरेटेड बाय वाटर। यहाँ पे हम जो है वाटर का यूज़ कर रहे हैं और ये यहाँ पे हमारा जो है ड्राई कंडीशन का यूज़ करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें जो हमारा ड्राई कंडीशन होती है और यहाँ पे हमारा जो है वेट कंडीशन होती है। अब वेट कंडीशन और ड्राई कंडीशन से आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे हमारा जो है ईजिली जो भी हमारा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है उसको हम ईजिली स्टरलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी वाटर का यूज़ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा वाटर का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे हम हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल का यूज़ नहीं कर सकते। अब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कौन से होते हैं, जो कि हमारा वाटर की प्रेजेंस में खराब हो जाते हैं या फिर हमारा जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। अब यहाँ बात करें मेथड्स की, तो हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में बहुत सारे मेथड्स आते हैं, जैसे हमारा फ्लेमिंग हो गया या फिर हमारा होटेरो 1 हो गया। तो इन दोनों के थ्रू हम जो है इजीली ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के मेथड्स की, तो इसमें हमारा आ जाता है बॉइलिंग, पास्चराइजेशन एंड ऑटोक्लेव। तो ये सब जो हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के मेथड्स में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की। तो मोड ऑफ एक्शन इसमें कौन कौन से होते हैं, ये जो हमारा प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है, जिसकी वजह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे किल हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की, तो इसमें हमारा मोड कौन सा होता है, ये भी हमारा जो है डीनेचुरेशन करवाएगा और हमारा कोएगुलेशन करवा देगा प्रोटीन्स का, जिसकी वजह से हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे किल हो जाते हैं। ये जो होता है हमारा मोर टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इसमें जो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। और वहीं अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की, इसमें हमारा जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये जो हमारा रैपिड प्रोसेस है। नेक्स्ट अब हम बात करें इंस्ट्रूमेंट्स की, इसमें हमारा आ जाता है होटेरो 1 और हमारा मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट में आ जाएगा हमारा ऑटोक्लेव। वहीं अगर हम बात करें इकोनॉमी की, तो हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो हमारा लेस एक्सपेंसिव है, मतलब ये जो हमारा थोड़ा सस्ता होता है। अगर हम बात करें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन की, ये जो हमारा मोर एक्सपेंसिव, मतलब ये जो हमारा थोड़ा महंगा होता है। तो ये हमारा मेजर डिफरेंस था हमारा ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में डिफरेंस देखा था। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। हमें जो है ज़ील नेल्सन स्टेनिंग की प्रिंसिपल, प्रोसीजर और एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करनी है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है ज़ील नेल्सन स्टेनिंग में और एसिड फास्ट स्टेनिंग में। तो यहाँ पे हमारा आता है एसिड फास्ट स्टेनिंग, आल्सो कॉल्ड ज़ील नेल्सन स्टेनिंग। अब एसिड फास्ट स्टेनिंग को ही हम जो है ज़ील नेल्सन स्टेनिंग कहते हैं और ज़्यादातर ये जो एग्जाम्स में पूछा जाता है ज़ील नेल्सन स्टेनिंग के नाम से ही पूछा जाता है। तो आप इसको जो है बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि हम एसिड फास्ट स्टेनिंग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टेनिंग प्रोसेस है, जैसे हमारा सिंपल स्टेनिंग हो गया या फिर हमारा ग्राम स्टेनिंग हो गया। तो हम एसिड फास्ट स्टेनिंग क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। अब उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग करते हैं। अब हमारा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होगी तो उसको हम जो है इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग।
अगर हमारे पास सेल वॉल ही एब्सेंट है तो वहाँ पे हमारा सिंपल स्टेनिंग और ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम वहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। व्हेन वी ऐड कार्बल फॉस्फेट डाई इट रिएक्ट्स विद साइटोप्लाज्म विच इज एसिडिक एंड गिव रेड कलर। अब हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडिक नेचर का होता है, तो जब हम कार्बन फॉस्फेट डाई उसमें ऐड करते हैं तो वो जो हमारा साइटोप्लाज्म के साथ रिएक्ट करती है और वहाँ पे हमारा रेड कलर दे देती है। ऑन वॉशिंग विद एल्कोहल नॉन एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकलराइज। अगर हमारा नॉन एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो हमारा डीकलराइज हो जाएगा जब हम एल्कोहल से वॉश करेंगे। अब इसका प्रिंसिपल जो है हम फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ बैक्टीरिया है, कोई भी अननोन बैक्टीरिया, उसमें हमने जो है कार्बन फॉस्फेट डाई ऐड करी और उसने जो है रेड कलर दे दिया, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया जो है वो हमारा एसिड फास्ट नेचर का था। नेक्स्ट अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं किस तरीके से हम जो है एसिड फास्ट ट्रेनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप आता है मेक स्मेयर ऑन ग्लास स्लाइड। सबसे पहले हम ग्लास स्लाइड लेंगे, उसको अच्छी तरीके से वॉश करके उसमें जो है स्मेयर प्रिपेयर कर लेंगे। सेकेंड स्टेप आता है ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कार्बन फॉस्फेट डाई एंड अलाउ टू ड्राई। और हमें उसमें जो है 2-3 ड्रॉप जो है उसमें कार्बन फॉस्फेट डाई जो है उसको डाल के थोड़ी देर तक उसको ड्राई होने के लिए रखेंगे। थर्ड स्टेप आता है वॉश इट विद एल्कोहल। फिर हम उसको जो है एल्कोहल के साथ वॉश कर देंगे। फोर्थ स्टेप आता है नाउ ऐड मिथाइलिन ब्लू। यहाँ पे हम जो है सेकंड डाई यूज़ करते हैं मिथाइलिन ब्लू। अब मिथाइलिन ब्लू क्या करती है, जो भी हमारा नॉन एसिड फास्ट था जो कि हमारा अल्कोहल से डीकलराइज हो जाएगा, उसके ऊपर जो है मिथाइलिन ब्लू डाई ऐड हो जाएगी और वो हमें जो है ब्लू कलर से दिखेगा। इसको हम जो है काउंटर डाई के नाम से भी जानते हैं या फिर हम काउंटर स्टेन भी कह सकते हैं। फिफ्थ स्टेप आता है अगेन वॉश विद वाटर एंड ड्राई। अब उसको जो हम फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, उसको जो है वॉश करेंगे वाटर से और उसको ड्राई कर लेंगे। फिर हम उसको जो है ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। इफ़ रेड और पिंक कलर, अगर हमारा रेड और पिंक कलर का हमें बैक्टीरिया दिखेगा तो वो जो हमारा एसिड फास्ट होगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे जो है कार्बन फॉस्फेट डाई जो है उस पर ऐड होगी। इफ़ ब्लू कलर ऑब्जर्व्ड, अगर हमें ब्लू कलर का बैक्टीरिया ऑब्जर्व्ड होगा तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया जो था वो हमारा नॉन एसिड फास्ट था। अब ये ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है काउंटर डाई यूज़ करी थी मिथाइलिन ब्लू, तो उसकी वजह से वो जो हमारा नॉन एसिड फास्ट जो है वो हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा और हमारा कार्बन फॉस्फेट डाई की वजह से हमारा जो एसिड फास्ट था वो हमारा रेड या फिर पिंक कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। इट इज़ यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोज हैव इम्परमेबल सेल वॉल। ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है जिनकी सेल वॉल जो है वो हमारी इम्परमेबल है। अब इम्परमेबल है तो वहाँ पे हम ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, क्योंकि वो जो सेल वॉल जो है वो डाई को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी, तो वहाँ पे हम ग्राम स्टेनिंग के थ्रू हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और यहाँ पे हमारा सिंपल स्टेनिंग भी एप्लीकेबल नहीं होगी। तो उस केस में हम जो है एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आता है इट इज़ यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट हैव सेल वॉल। ये उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकता है जिनके पास सेल वॉल नहीं होती। तो ये हमारी एप्लीकेशंस होती हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग की। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग के प्रिंसिपल, प्रोसीजर और एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करा था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस एयर फ्लो पैटर्न्स इन लेमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स। लेमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स में कौन कौन से तरीके के एयर फ्लो पैटर्न्स होते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। बात आती है लेमिनर फ्लो इक्विपमेंट की, तो लेमिनर फ्लो इक्विपमेंट को ही हम लेमिनर फ्लो कैबिनेट भी कहते हैं और इसी को हम लेमिनर एयर फ्लो हुड के नाम से भी जानते हैं। तो ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है अलग अलग नामों से, तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। It is an enclosed bench designed to prevent contamination and for obtaining aseptic area। बेसिकली लैमिनर एयर फ्लो है क्या, एक इनक्लोज्ड बेंच है जो कि डिज़ाइन करा जाता है कॉन्टेमिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए। मतलब कोई भी आपको अगर कल्चर मीडिया बनाना है या फिर उसको इनोकुलेट करना है तो आप इजीली लैमिनर एयर फ्लो के सामने जो है वर्क प्लेस होता है, आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। वहाँ पे जो है कोई भी कॉन्टेमिनेशन नहीं होगा और कोई भी आपका जो है बिल्कुल असेप्टिक एरिया, असेप्टिक इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड होगा। तो आप कोई भी फॉर्मुलेशन, लेबलिंग करनी है, आपको फिलिंग करनी है या फिर आपको कोई भी फॉर्मुलेशन बनानी है तो आप इजीली लैमिनर एयर फ्लो में जाके प्रिपेयर कर सकते हैं। ये मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करा जाता है कल्चर मीडिया प्रिपरेशन में और कल्चर मीडिया को इनोकुलेट करने में जो है लैमिनर फ्लो का ही यूज़ करा जाता है। चलिए अब बात करते हैं एयर फ्लो पैटर्न्स की। तो लैमिनर एयर फ्लो में जो है 2 तरीके के एयर फ्लो पैटर्न्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा हॉरिजॉन्टल लैमिनर हुड और सेकंड आता है हमारा वर्टिकल लैमिनर हुड। अब हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, दिस हुड फिल्टर एयर फ्रॉम बैक टू फ्रंट ऑफ द हुड। मतलब बेसिकली हमारा जो वर्क प्लेस होता है, ये हमारा वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में हमारा जो है बैक से फ्रंट की तरफ इस तरीके से हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो है एयर फ्लो होगी, उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लैमिनर हुड। वहीं अगर हम बात करें वर्टिकल लैमिनर हुड की, वर्टिकल लैमिनर हुड में क्या होता है, दिस हुड फिल्टर एयर फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड ऑन वर्किंग एरिया। वही हमारा बता रखा है कि ये जो हमारा वर्किंग एरिया पे हमारा जो है टॉप से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हमारा जो है फ्लो का डायरेक्शन होगा, एयर फ्लो जो है हमारा ऊपर से नीचे की तरफ होगा, उसे हम कहेंगे वर्टिकल लैमिनर हुड।
आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टली एयर फ्लो होगी उसे हम हॉरिजॉन्टल लैमिनर हुड कहेंगे, जहाँ पे हमारी वर्टिकल एयर फ्लो होगी उसे हम वर्टिकल लैमिनर हुड कहेंगे। तो इस तरीके से आपका जो है 2 एयर फ्लो पैटर्न्स होते हैं लैमिनर हुड में। ये गाइस इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने लैमिनर फ्लो के एयर फ्लो पैटर्न्स के बारे में स्टडी करी थी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो चलिए आइए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करना है। चलिए अब बात करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल के बारे में। When light passes, condenser annulus modify the light beam। जब भी लाइट पास होगी तो हमारा जो कंडेंसर एनुलस होता है वो लाइट बीम को मॉडिफाई कर देगा। स्कैटर्ड पार्ट ऑफ लाइट रीफोकस टू डिटेक्टर। हमारा जो स्कैटर्ड पार्ट होता है लाइट का वो रीफोकस्ड होगा हमारे डिटेक्टर के ऊपर। वी इंसर्ट फेस प्लेट विच डिस्टिंग्विश डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द स्कैटर्ड लाइट बाय सैंपल। हम जो है फेस प्लेट इंसर्ट करेंगे। अब फेस प्लेट से क्या होता है, जो हमारी डायरेक्ट लाइट है और जो हमारी स्कैटर्ड लाइट है वो दोनों जो है डिस्टिंग्विश हो जाएगी। स्कैटर्ड लाइट इंटरफेयर विद डायरेक्ट लाइट विच क्रिएट फेस कॉन्ट्रास्ट इमेज। जो हमारी स्कैटर्ड लाइट होती है वो हमारी डायरेक्ट लाइट के साथ इंटरफेयर करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा जो है एक फेस कॉन्ट्रास्ट इमेज जो है वो क्रिएट होती है। दिस अलाउ टू सी हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज। इसकी वजह से हम जो है हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज ईजिली वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल होता है। मेन आपको ये लाइन याद करनी है कि जो हमारे स्कैटर्ड लाइट होती है वो हमारे इंटरफेयर करती है डायरेक्ट लाइट के साथ, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारा जो है एक फेस कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये था फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस के बारे में देख लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है ऑब्जर्विंग सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। हम माइटोसिस के दौरान सेल को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। सेकंड आता है हमारा विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल सेलुलर कंपोनेंट्स। हमारे सेल के अंदर के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारा गोल्जी एपरेटस हो गया या फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया, तो इनको हम जो है बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। थर्ड आता है इट इज़ यूज्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ ग्रोथ, डायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग सेल। हमारा लिविंग सेल जो होता है उसकी ग्रोथ, डायनामिक्स और बहुत सारे बिहेवियर को एग्जामिन करने के लिए हम जो है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के एडवांटेजेस की बात करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है हाईली ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मोर विजिबल। मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो जो है विजिबल होगा। सेकंड पॉइंट आता है इट इज़ यूज टू सी अनस्टेन्ड सैंपल्स। मतलब यहाँ पे हमें जो है कोई भी डाई या फिर कोई भी स्टेनिंग एजेंट का यूज़ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे हम जो है इजीली अनस्टेन्ड सैंपल्स को भी विजुलाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो है बहुत अच्छा एडवांटेज हो जाता है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। वहीं अगर हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे हमारा सबसे मेजर डिसएडवांटेज क्या आता है, इट इज़ नॉट आइडियल फॉर थिक स्पेसिमन। मतलब ये जो हमारा थिक स्पेसिमन के लिए आइडियल है ही नहीं। मतलब हमने अगर थिक स्पेसिमन को ऑब्जर्व करने के लिए उसमें रख दिया तो वो जो है हमारा क्लियर इमेज नहीं देगा। तो ये हमारा मेजर डिसएडवांटेज है फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का। तो चलिए गाइज इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इलेबोरेट वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज। इस क्वेश्चन में हमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बताना है जो कि हमारा अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज को। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है माइक्रोबियल स्पॉइलेज की कि आखिरकार माइक्रोबियल स्पॉइलेज होता क्या है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, जैसे आपका फूड हो गया या फिर कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, उसमें अगर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाती है तो वो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो हमें नुकसान दे सकता है, वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। तो उस हम प्रोडक्ट को कहेंगे माइक्रोबियल स्पॉइलेज। मतलब वहाँ पर हमारा जो है माइक्रोब्स ग्रो हो चुके हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट में अगर माइक्रोब ग्रो हो जाएंगे तो उसको अगर हम इनटेक करेंगे या फिर हमारा अपनी बॉडी पर अप्लाई करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो इस वजह से हम जो है उस प्रोडक्ट को जो है हमारा माइक्रोबियल स्पॉइल कह सकते हैं कि वो जो हमारा खराब हो चुका है, स्पॉइल हो चुका है। इसी तरीके से आप इसको डेली लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपका ब्रेड वगैरह अगर आप काफ़ी दिन तक रख देंगे तो उसमें फंगस ग्रो हो जाती है। जैसे आपकी ब्लैक या फिर वाइटिश पार्ट जो है उस पर ग्रो हो जाता है तो उसे हम कहते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ। उसी तरीके से हमारा फार्मास्यूटिकल या फिर हमारा फूड वगैरह में भी इसी तरीके से जो फंगस ग्रो हो जाती है, जैसे हमारे माइक्रोब्स ग्रो हो जाते हैं, तो उसे हम कहेंगे माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब यहाँ पे हमने 5 फैक्टर्स को डिस्कस कर रखा है जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज को। इसमें हमारा फर्स्ट आता है न्यूट्रिशनल फैक्टर, सेकंड आता है हमारा वाटर फैक्टर, थर्ड आता है हमारा टेम्परेचर, फोर्थ आता है हमारा पीएच और फिफ्थ आता है हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल फैक्टर की।
न्यूट्रिशन आल्सो प्रोवाइड बेटर एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये पॉइंट क्या कहता है कि माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हमारा न्यूट्रिशन जो होता है एक बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। अब जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी ग्रोथ शो होने के लिए वहाँ पे उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जहाँ पे अगर हमारा न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे हमारा माइक्रोब्स ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, न्यूट्रिशनल फैक्टर। सेकंड फैक्टर आता है वाटर फैक्टर। वाटर फैक्टर में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर टू ग्रो। जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स को भी वाटर की जरूरत होती है ग्रोथ शो करने के लिए, उसी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी जरूरत होती है वाटर की अपनी ग्रोथ शो करने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ अनकॉम्प्लेक्स वाटर सपोर्ट ग्रोथ। जितना हमारा अनकॉम्प्लेक्स वाटर ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। स्पॉयलेज ऑफ ड्राई टैबलेट ड्यू टू मॉइस्चर। हमारे जो ड्राई टैबलेट होती है उसका भी स्पॉयलेज हो जाता है अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट हो। अब आपने ये देखा होगा कि हमारी जो टैबलेट होती है उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। अब हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस कौन सी होती है, जैसे हमारे आई ड्रॉप्स हो गए। थर्ड फैक्टर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ इज 10 to 60 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, वो होता है हमारा 10 से 60 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 10 से कम ले जाएंगे या फिर हम 60 से ज़्यादा सेल्सियस पे अगर उसको स्टोर करेंगे, जो भी हमारी फॉर्मुलेशन है या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको अगर हम 10 से कम डिग्री पे रखेंगे या फिर हम 60 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर करेंगे, तो वहाँ पे हमारी माइक्रोबियल स्पॉयलेज के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। वही हमारा बता रखा है, सिरप्स एंड आई ड्रॉप्स लेबल्ड विद स्टोर इन कोल्ड प्लेस टू रिड्यूस कॉन्टेमिनेशन एंड स्पॉयलेज। अब वही हमारा बता रखा है कि हमारे जो सिरप्स होते हैं और जो आई ड्रॉप्स वगैरह होती है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस होती है उन पे लिखा होता है स्टोर्ड इन कूल प्लेस, ताकि उसमें जो है कॉन्टेमिनेशन के चांसेस कम होए और हमारा स्पॉयलेज भी कम हो जाए। फोर्थ फैक्टर आता है पीएच। पीएच भी हमारा टेम्परेचर की तरह ही होता है। एक्सट्रीम ऑफ पीएच प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक। जितना ज़्यादा हम पीएच रखेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे प्रिवेंशन के चांस हो जाएंगे कि वहाँ पे हमारा जो है माइक्रोबियल अटैक नहीं होगा। चलिए इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पे हमारा एंटासिड जो होता है और जो भी हमारे माउथ वॉशेज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है स्यूडोमोनास स्पीसीज की। अभी क्या होता है कि जितने भी हमारे एंटासिड्स होते हैं और जितने भी हमारे माउथ वॉशेज होते हैं वो न्यूट्रल पीएच पे होते हैं। अब न्यूट्रल पीएच पे हमारा सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसकी होती है, स्यूडोमोनास स्पीसीज की। ये जो हमारे एक माइक्रोब्स की स्पीसीज है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रो करती है न्यूट्रल पीएच पे। मैनी बैक्टीरिया ग्रो एट पीएच रेंज 2.5 to 7.5। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो हमारे 2.5 से 7.5 पीएच तक जो है ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो है स्पेसिफिक पीएच रेंज होती है जहाँ पे हमारी जो बैक्टीरिया की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें या तो जो पीएच है हमारी फॉर्मुलेशन का जो हमारे प्रोडक्ट का जो पीएच है वो हमारा 2.5 से कम रखना है या फिर हमारा 7.5 से ज़्यादा रखना है। तो इस पीएच पे हमारा जो है माइक्रोबियल ग्रोथ जो है हमें सबसे कम मिलेगी। फिफ्थ फैक्टर आता है हमारा रिडॉक्स पोटेंशियल। अब इसको आप इस तरीके से समझिए कि जो भी हमारा माइक्रोब्स है वो हमारा किस स्पीड से किस एबिलिटी से जो है ग्रो हो रहा है वो हमारा अफेक्ट करता है कि उस इन्वायरमेंट का रिडॉक्स बैलेंस क्या है। मतलब ये रिडॉक्स बैलेंस जो है जितना भी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है या फिर हमारा रिडॉक्स बैलेंस होता है, ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। तो ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हमारा अफेक्ट करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है और इस क्वेश्चन में हमने 5 मेजर फैक्टर्स के बारे में स्टडी करी थी जो कि हमारे अफेक्ट करते हैं माइक्रोबियल स्पॉयलेज को। और इसी के साथ हमारा जो सेक्शन सी है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज हमने बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का 2018-19 का AKTU का क्वेश्चन पेपर आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट और हैंड रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ES के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ES सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।